द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 18 से 31 जनवरी तक के बीच में पॉलिटी को कंप्लीट किया है और पॉलिटी का पूरा नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया गया है और उसका कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे पॉलिटी का पूरा नोट्स ले सकते हैं और यूट्यूब चैनल से पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 70th बीपीएससी मेंस के लिए। फ्रेंड्स, ये एक फ्री इनिशिएटिव है जिसमें 70th बीपीएससी मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स मेंस का करवाया जा रहा है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और एसे राइटिंग कंप्लीट करवाया जा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पे। और उससे रिस्पेक्टिव जितना भी नोट्स होगा वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने सक्सेसफुली पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के बीच में इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना और ज्योग्राफी को कंप्लीट करना। हम लोग ये दोनों 1 से 15 फरवरी के बीच में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। ये बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद, वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी में। हम लोग इकोनॉमी में कुल मिलाकर के देखते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोगों को इकोनॉमी में डिस्कस करना है इकोनॉमी में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला हैंड रिटन नोट्स, जो ये आज वाला है, ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, एक दूसरा हैंड रिटन नोट्स। यही नोट्स है, क्योंकि ये नोट्स बहुत लेंदी हो जाता है तो इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग हैंड रिटन नोट्स 1 देखेंगे, हैंड रिटन नोट्स 1 और हैंड रिटन नोट्स 2, ये 2 देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे एक प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि सारा नोट्स मैंने हाथ से नहीं लिखा था, कुछ नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया था 60-70 पेज का, और बाकी 20-25 पेज का मेरे पास प्रिंटेड नोट्स है बीपीएससी के पीवाईक्यू के और ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे। तो ये जो रहेगा हैंड रिटन नोट्स 1 और हैंड रिटन नोट्स 2, और ये रहेगा प्रिंटेड नोट्स। ये तीनों नोट्स जो रहेगा ये बीपीएससी के पीवाईक्यू को स्पेसिफिक टारगेटेड बनाया गया है 70th बीपीएससी मेंस के लिए। और जो चौथा हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, अगर टाइम परमिट करता है, क्योंकि 15 दिनों में इकोनॉमी और ज्योग्राफी खत्म करना भी चैलेंज है यूट्यूब पे, अगर टाइम परमिट करता है तो लास्ट हम लोग चौथा नोट्स देखेंगे इकोनॉमी का। वो रहेगा रमेश सिंह इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका पूरा समरी। ये समरी फ्रेंड्स मेरे पास 30-40 पेज में ये समरी ऑलरेडी बना हुआ है, पूरा बुक का समरी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये कुल मिलाकर 4 नोट्स हम लोग देखेंगे। 3 तो कंपलसरी है देखना, 2 हैंड रिटन और एक प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाएंगे। अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग रमेश सिंह इकोनॉमी का नोट्स भी यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमी में हमारा प्लान है कि हम लोग 4 नोट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी पार्ट में एंटर करेंगे। तो आइए आज हम लोग इकोनॉमी का जो पहला हैंड रिटन नोट्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमी का पहला टॉपिक देखते हैं, बिहार का एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार में 90% ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर में डिपेंडेंट है। वहीं हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इनका हम बात करें तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 1100 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। और वहीं हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे 500 से 600 केजी पर हेक्टेयर है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जहाँ हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी लगभग बिहार के डबल है, तो इस चलते वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी और पॉवर्टी भी कम है, जबकि हमारे स्टेट में पॉवर्टी और पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रीज़न ऑफ बैकवर्डनेस क्या है हमारे स्टेट का। तो इसे आप फ्रेंड्स एग्ज़ाम में भी जब आप लोग बनाएं, लिखें, तो इसको ऐसा ही डायग्राम बना कर के अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स मिल सके। तो हमने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला है नेचुरल कॉज क्या है बिहार के एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस का। तो मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, सॉइल यहाँ पे ख़राब है साउथ बिहार का स्पेशली। डिज़ास्टर बहुत आता है, जैसे कि 2 डिज़ास्टर मेनली है, एक तो फ्लड हर साल आ जाता है, उसके बाद फिर ड्रॉट आ जाता है। पॉपुलेशन एक्सट्रीमली ज़्यादा है, मतलब पर कैप हम लोग अगर बात करें तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है इंडिया में, तो इस कारण भी इशू है। वहीं अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है कन्वेंशनल मेथड से होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट नहीं किया जा पाया है अभी तक बहुत अच्छे से, साइंटिफिक मेथड्स को फार्मर्स अपना नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, कि प्री हार्वेस्ट में कैसे कैसे लॉस हो जाता है इरिगेशन के कारण या कीड़ा लग जाने के कारण, वैसे जो लॉसेज हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है कि जब कटाई हो जाती है फसल की, उसके बाद उसका मेंटेनेंस, स्टोरेज ठीक से नहीं हो पाता या अनाज सड़ जाता है,
बाढ़ में पानी लग जाता है, ये सब कुछ इश्यूज़ है। उसी तरह से सोशल इश्यूज़ है कि सर्टन क्लासेस ऑफ सोसाइटी के पास लैंड ज़्यादा है, एसेसिबिलिटी ज़्यादा है, कुछ के पास कम है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव उतना अच्छा पहले से नहीं रहा है। अभी हालांकि कृषि रोड मैप चल रहे हैं जो कि चौथा अभी चल रहा है, लेकिन इनिशियली से बहुत अच्छा स्टेटस नहीं रहा है हिस्टोरिकली, जिसके कारण भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। उसी तरह से इंस्टीट्यूशनल क्या क्या वीकनेसेस है एग्रीकल्चर में, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, पर कैपिटा होल्डिंग बिहार में बहुत ही कम है। उसी तरह से हम लोग आगे डेटा में भी देखेंगे इल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है, यानी कि लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, चकबंदी ठीक से नहीं हुई है हमारे स्टेट में। उसी तरह से प्रोडक्टिविटी हमने देखा है कि 500 से 600 केजी है, लोग है। स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि अगर अनाज हम उगा भी लें तो उसे रखने के लिए कोई व्यवस्थित जगह नहीं है। उसी तरह से इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है, तो लोन नहीं मिल पाता है अच्छे से बैंकों के द्वारा, जिसके कारण फिर जो प्राइवेट जो मनी लेंडर्स हैं उनसे लोन लेना पड़ता है। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में आना, जिसके कारण वो एग्रीकल्चर से दूर हो रहे हैं, एलिनेशन आ रहा है, वो मैनुअल लेबरर्स ज़्यादा बन रहे हैं ना कि किसान। उसी तरह से रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे स्टेट में, 2 की जगह वही काम को 5 लोग मिलकर कर रहे हैं। उसी तरह से मार्केट का एक्सेसिबिलिटी नहीं है उतने अच्छे से। तो ये कुछ प्रमुख रीजंस थे बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर को लेके। गवर्नमेंट का स्कीम्स में कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें हम लोग बिहार और इंडिया के स्कीम्स को लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो नेचुरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, इनपुट क्या क्या चाहिए रहता है, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, ये सब कुछ डिटर्मिनेंट्स है जिस पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, जैसे मानसून पे, क्लाइमेट पे, सॉइल पे, स्लोप पे। ये सब फ्रेंड्स आप लोग ये सेक्शनल वाइज एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। किन किन इनपुट पे डिपेंड करता है, तो इरिगेशन पे, सीड पे, फर्टिलाइज़र पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, लैंड साइज पे, लैंड रिफॉर्म पे, लोन पे, प्रोडक्टिविटी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे, ऑर्गेनिक पे, हॉर्टिकल्चर पे, लो मीडियम और ड्रिप इरिगेशन पे, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पे। और हम लोग इसको अगर कंक्लूड करेंगे तो हम लोग कंक्लूड करते हैं लास्ट में SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा क्या टारगेट है, हंगर रिडक्शन है, कोविड के कारण कैसा क्राइसिस आया, और इंडिया 75 ईयर्स में कैसा है, और इंडिया 100 साल जब हो जाएगा इंडिपेंडेंस का तब इंडिया का स्टेटस कैसा रहेगा। ऐसे हम लोग इसे कंक्लूड कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर आर्टिफिशियली अदर देन डायरेक्ट रेनफॉल टू क्रॉप्स फॉर क्रॉप ग्रोथ। ये हो गया इरिगेशन का डिफिनीशन। अब हम लोग देखते हैं रीजंस ऑफ इरिगेशन की इरिगेशन क्यों ज़रूरी है। तो हॉट क्लाइमेट है इंडिया का, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इरेगुलर रेनफॉल होता है, जैसे कि कहीं पे 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, कहीं पे 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। चेरापूंजी या मौसिन राम जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला प्लेस है। उसी तरह इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, कहीं पे कम रेनफॉल होता है, कहीं पे ज़्यादा, और होता भी है तो बहुत सारा मानसूनल गैप्स आता है। डेफिसिट रेनफॉल होने के कारण हमारे स्टेट में ड्रॉट बार बार पड़ता है। रेन ओनली इन जून टू सितंबर, यानी कि रेनफॉल हमारे यहाँ सिर्फ जून से सितंबर होता है, जबकि क्रॉपिंग जो होता है वो पूरे 12 महीने होता है, यानी कि रबी, खरीफ और ज़ैद तीनों क्रॉप्स होते हैं। टोरेंशियल नेचर ऑफ रेनफॉल होता है। उसी तरह से सॉइल की कैपेसिटी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, HYV सीड्स हैं, ये सब कुछ कारण। फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि इरिगेशन पोटेंशियल क्या है। तो इंडिया में इरिगेशन पोटेंशियल 13.98 करोड़ हेक्टेयर था 2021 में, और हमारे स्टेट बिहार का 2.26 करोड़ हेक्टेयर था। इरिगेशन पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो 46% ऑफ क्रॉप एरिया जो है वो इरिगेटेड था इंडिया का, और रेस्ट जो 54% है वो रेन फेड था। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो बिहार में मैक्सिमम, ये पुराना डेटा फ्रेंड, इसीलिए हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सोर्सेस ऑफ इरिगेशन देखते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन जो हमारे स्टेट में है तो वो कैनाल इरिगेशन 24% है, वेल या हैंड पंप 62% है, टैंक जो है 2.7 और अदर्स जो है वो 11% है। फ्रेंड्स ये जो डेटा आप देख रहे हैं वो सारा का सारा डेटा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का है, इसीलिए आपको ये डेटा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि ये डेटा गलत हो। ये सारा डेटा बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का। हाँ ये है कि ये डेटा जो है ये 2 साल पहले के इकोनॉमिक सर्वे का है, तो ये जो लेटेस्ट वाला 2025 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम लोग इस डेटा को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है ये 2023 के इकोनॉमिक सर्वे का है। अब आइए हम लोग देखते हैं कनाल इरिगेशन जो 23% है। तो ये इरिगेशन का हो गया।
ये हमने देख लिया। उसके बाद आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं इरिगेशन कैसे कैसे होता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये भी पुराना डेटा है फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग नहीं देखेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में एक हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा लेते हैं कि बिहार का जो है वो लगभग 144% के करीब आता है, मतलब 140 के करीब आता है प्रतिशत क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और वहीं अगर हम लोग जो अच्छे राज्य हैं इरिगेशन में उनका देखते हैं तो पंजाब का 190, हरियाणा का 180, यूपी का 150 इस तरह से आता है। और इंडिया का ऑन एन एवरेज 136% रहता है क्रॉपिंग। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं एमएसपी। एमएसपी इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके कारण एमएसपी का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस बार के एग्जाम में। तो हम लोग देखते हैं कि एमएसपी क्या होता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, यानी कि सरकार जो इंटरवेन करती है कृषि में वो है ये। और ये रिकमेंड किया गया था एमएसपी को लक्ष्मीकांत कमेटी के द्वारा 1965 में। और जो CACP है वो इसे एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। टोटल ये 22 नहीं, अब ये डेटा चेंज हो गया फ्रेंड्स, ये गलत है, कुल 23 क्रॉप में, आप लोग याद रखिएगा, कुल 23 क्रॉप्स में एमएसपी दी जाती है। और इसका बेसिस जो है वो अभी 2018-19 वाला जो ये चल रहा है उसमें A2 और FL के बेसिस पे एमएसपी दी जाती है। और A2 और FL जो आता है उसका 150% जो है एमएसपी दिया जाता है, यानी कि A2 और FL अगर आता है मान के चलिए 40 रुपया तो सरकार देती है 60 रुपया, क्योंकि A2 और FL का मतलब हो जाता है कि क्रॉप को उगाने में जो लागत आती है वो कितनी है। तो वो अगर लागत 40 रुपये है तो सरकार 60 रुपये एमएसपी प्रोवाइड करती है, यानी कि 50% ऑफ द प्रॉफिट देती है सरकार। 40 रुपये अगर किसी भी चीज़ को उगाने में लग रहा है तो 60 रुपये सरकार देती है उसके बदले। आइए अब फ्रेंड्स हम लोग एमएसपी देखते हैं कि कैसे होता है। तो एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स बेस्ड ऑन एट लीस्ट 1.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, वो डिसाइड करती है एमएसपी को और रिकमेंड करती है इसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अब CACP किस बेसिस पे एमएसपी देती है, आइए हम लोग देखते हैं। डिमांड एंड सप्लाई कैसा है मार्केट में प्राइस ट्रेंड कैसा है, डोमेस्टिक और ग्लोबल, इम्प्लीकेशन ऑन कंज्यूमर क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा या नहीं, सॉइल वाटर, ये सब इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को देखकर। और 3 तरह के जो प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं, हमने अभी ऊपर देखा A2 FL वाला, वो हम लोग देखते हैं। तो उसमें 3 तरह का जो होता है वो होता है A2, देखिए यहाँ पे होता है A2, एक होता है A2 प्लस FL और एक होता है C2। A2 का मतलब होता है कवर ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय फार्मर इन कैश प्लस काइंड ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, लेबर हायर, फ्यूल एक्सेट्रा। यानी कि जो भी फार्मर पैसा खर्च करता है कृषि के लिए, उस पैसा खर्च को हम लोग A2 में जोड़ते हैं। जैसे इरिगेशन के लिए अगर कहीं से मोटर उधार में लिया, या बिजली का बिल जो पे करना पड़ा, या फिर जो लेबर को हायर करना पड़ा, या ट्रैक्टर लेना पड़ा उधार में, तो वो सीड खरीदना पड़ा, तो जो पैसा जो खर्च होता है उसे हम लोग A2 में रखते हैं। और FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, यानी कि जो लेबर करना पड़ा किसान या उसकी फैमिली को खेतों में, उसके कॉस्ट को हम लोग FL में रखते हैं। और A2 का में हो गया पेड आउट कॉस्ट, यानी जो पैसा खर्च होता है। तो सरकार जो देती है एमएसपी वो 2 चीज़ों पे देती है कि कितना पैसा खर्च हुआ किसान का और उसका कितना लेबर लगा। इस दोनों का जो मूल्य आता है उस मूल्य का 150% सरकार देती है। लेकिन किसानों का डिमांड है कि उसे C2 भी मिलना चाहिए। अब C2 क्या है जो किसान डिमांड करते हैं, वो है रेंटल एंड इंटरेस्ट फोरगोन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, C2 को समझने के लिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि आपने अगर इकॉनमी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक काम, तो उसका मतलब ये है कि कोई दूसरा काम उसी समय जो हो सकता था वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इसे ऐसे समझें एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो अगर हम खेतों में कृषि का कार्य कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस खेत को हम रेंट पर किसी दूसरे को नहीं दिए हुए हैं, या फिर उसमें हम लोग बिल्डिंग या कुछ बना नहीं रहे हैं, तालाब नहीं बनवा रहे हैं, उस लैंड को हम लोग बेच नहीं रहे हैं। मतलब कि अगर कृषि कार्य के लिए उस खेत को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि उस खेत का यूज़ किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं हो रहा है। तो वो जो दूसरे कार्य में यूज़ कर सकते थे हम लोग, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो हमने खो दी कृषि करने के लिए। तो वो जो अपॉर्चुनिटी या जो अधिक पैसा मिल सकता था वो अधिक पैसा हमने खो दिया।
इस कारण से जो अपॉर्चुनिटी की लॉस हुई कृषि करने में, कि कुछ और करते तो ज़्यादा पैसा मिलता, तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किसान डिमांड करते हैं सरकार से कि एमएसपी में उसे भी ऐड किया जाए, जो फिलहाल में एडेड नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि सीएसीपी जो है वो कंसीडर करती है ए2 और एफएल, और सी2 को कंसीडर किया जा रहा है, मतलब कि डिमांड है किसानों का, पर अभी कंसीडर नहीं किया गया है। और फाइनली डिसाइड कौन करता है, तो CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CACP जो है वो रिकमेंड करती है कैबिनेट कमेटी को, और कैबिनेट कमेटी फाइनली डिसाइड करती है। एमएसपी की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि 2014-15 में हम लोग देखते हैं कि 2 बार ड्रॉट आया था, यानी सूखा ऑल इंडिया लेवल पे। उसके बाद फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, इसके कारण जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा कम हो गया था। उसके बाद फिर ये सब चीज़ खत्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि फिर कोविड क्राइसिस आ गया। कोविड से अभी धीरे धीरे इकॉनमी जो है वो बाहर आ रहा है, इस कारण से ज़रूरत है एमएसपी देने की अभी प्रेजेंट सिनारियो में। उसी तरह से अभी ग्लोबल सिनारियो अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन आ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है वॉर के चलते। उसी तरह से अशोक दलवाई कमेटी का कहना है, यहाँ पे देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो ऐड किए हैं, कि अशोक दलवाई कमेटी का कहना है कि एग्रीकल्चर को डबलिंग फार्मर इनकम का जो टारगेट है, कि फार्मर के इनकम को बढ़ाना है, इसलिए भी एमएसपी ज़रूरत है। उसी तरह स्वामीनाथन कमेटी एक बैठी थी, तो उनका भी कहना था कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसे अगर दूर करना है तो एमएसपी हमें देना चाहिए। उसी तरह से इश्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, आप ये कमेटी का नाम ज़रूर लिखिए एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कटेगा तो नहीं, लेकिन अगर ये कमेटी का नाम लिख देते हैं तो 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ज़रूर मिल जाएगा। उसी तरह से इशू ऑफ एमएसपी, एमएसपी के साथ इशू क्या है कि एमएसपी जो है वो सिर्फ फिक्स क्रॉप्स पे मिलती है, यानी टोटल 13 क्रॉप्स पे, बाकी पे तो मिलता नहीं है। उसी तरह से एमएसपी का शांता कुमार कमेटी, ये कमिटीज़ का नाम आप ज़रूर लिखिए, मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। शांता कुमार कमेटी का कहना है कि एमएसपी का बेनिफिट सिर्फ 6% फार्मर को मिलता है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिया में फार्मर हैं वो मार्जिनल है, सीमांत किसान, जो खुद अपने खेतों में काम करके जो फसल होता है उसे खुद कंज्यूम कर लेते हैं, वो मार्केट में बेचते ही नहीं है। और एमएसपी तभी मिलती है जब फसल को मार्केट में बेचा जाए, तो ज़्यादातर किसान तो मार्केट में फसल बेचते ही नहीं है, तो एमएसपी का उन्हें फ़ायदा ही नहीं मिलता। उसी तरह ज़्यादातर जो इंडिया में है वो किसानों से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, तो लेबरर्स को सिर्फ तनख्वाह मिलती है या सैलरी मिलती है, उन्हें तो एमएसपी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसी तरह से जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें एमएसपी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो कुल मिला के एमएसपी का बेनिफिट उन्हें ही मिलता है जिनके खेत जो हैं वो इतने बड़े हैं कि वो सेल्फ कंजम्पशन के बाद वो मार्केट में बेच सके, तो वो वैसे करीब 6% आते हैं, ऐसा शांता कुमार कमेटी का कहना है। तो इस कारण एमएसपी का बेनिफिट बहुत कम किसानों को मिलता है। उसी तरह क्या इशू है एमएसपी में, कि एमएसपी को ये कंसीडर करके नहीं बनाया जाता कि किसानों को कितना बेनिफिट हो, बल्कि ये कंसीडर किया जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी जो मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उस, ये गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSA। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है, तो उसके लिए एमएसपी को इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एमएसपी जो है वो ज़्यादातर वीट और पैडी पे दिया जाता है, मिलेट्स पे एमएसपी दिया नहीं जाता, जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है मिलेट्स पर, मिलेट पे एमएसपी नहीं है। मिडिलमैन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खा लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया कि बेनिफिट ऑफ द एमएसपी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, जो मार्जिनल या सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें एमएसपी का बेनिफिट नहीं मिलता। आइए अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं फार्म सब्सिडी इन इंडिया। तो सब्सिडी क्या होता है, ये सब्सिडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फार्म सब्सिडी का मतलब होता है सब्सिडी बेनिफिट गिवन टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट टू सप्लीमेंट फार्मर्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। नीड क्यों है हमें सब्सिडी का, आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न लाइन, इसके लिए सब्सिडी दी जाती है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका कहना है कि 70% ऑफ इंडियन रूरल जो है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे, इस कारण से भी दी जानी चाहिए सब्सिडी। टाइप ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। फार्मर का इनकम जो होता है वो 1/3 होता है नॉन फार्मर का जो पर कैपिटा इनकम होता है उसके। उसी तरह सब्सिडी जो है वो कैपिटल के जैसे इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर में, जिससे कि फार्मर जो है रिटर्न बैक टू सोसाइटी देते हैं। ये सब कुछ कारण है जिसके कारण सब्सिडी हमें देना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि सब्सिडी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट सब्सिडी और एक होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब होता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो होता है DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो मोबाइल या में मैसेज आता है और बैंक अकाउंट में पैसा आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन अकाउंट खुलता है, आधार से लिंक्ड होता है और मोबाइल में वो मैसेज आता है, तो वो जैम ट्रिनिटी जो DBT से हो रहा है
वो होता है डायरेक्ट सब्सिडी। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल्स हो गया कि कैश ग्रांट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, ये सब हो गया डायरेक्ट सब्सिडी। जब पैसा हाथ में कैश आता है तो उससे फार्मर की परचेजिंग पावर बढ़ती है, चॉइसेस बढ़ता है, वो एज अ कैपिटल यूज़ होता है। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होता है कि टैक्स नहीं लेना, या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम कर देना, लोन सस्ता दिला देना, या फिर रेंट या रिबेट कम कर देना, ये सब हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी। सब्सिडी से बेनिफिट क्या होता है कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन बढ़ता है, सोशल वेलफेयर होता है, प्राइस कंट्रोल होता है, और जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ आती है वो कम हो जाता है। स्टिमुलेट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कंपनसेट इंक्रीज करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी। तो इनपुट पे सब्सिडी मिलता है, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलता है, इरिगेशन पे मिलता है, पावर पे मिलता है, प्राइस पे मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलता है, एक्सपोर्ट पे मिलता है। ये सब कुछ टाइप के सब्सिडी जो हैं एग्रीकल्चर में मिलते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। सब्सिडी जो है बजट 2022-23 में कैसे दिया गया था, तो फूड सब्सिडी आप लोग देख सकते हैं कि 2,06,000 करोड़ रुपया करीब दिया गया था, और फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो 1,00,000 करोड़ दिया गया था। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट में सब्सिडी दी जाती है इंडिया में। 2,00,000 करोड़ और 1,00,000 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट दिया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है फ्रेंड्स, आप ऐसा डायग्राम एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। जैसे इनपुट में अगर हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो हाई यील्ड मिलता है, वहीं इनपुट में ग्रीन रिवॉल्यूशन को नहीं ऐड करते हैं, विदाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो लो यील्ड मिलता है, यानी कि प्रोडक्शन कम होता है। इस तरह का आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलता है। और इसमें एक कोटेशन है, फ्रॉम बेगिंग बाउल टू ग्रेन बाउल, यानी कि इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले बेगिंग बाउल था, यानी कि इंडिया जो है PL 480 जो फूड फॉर पीस प्रोग्राम था उसके तहत USA से फूड खरीदता था आज़ादी के बाद। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया तो इंडिया जो है ग्रेन बाउल बन गया, यानी यहाँ इतना अनाज हो गया कि अब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स या कोटेशंस है जिसे आप एग्जाम में अच्छे से यूज़ कीजिएगा। उसी तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन का आइए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है कि रिचार्ड ब्रैडले जो था, उन्होंने 1940 में कहा था कि इंडिया इज़ अ बेगिंग बाउल ड्यू टू हेवी इम्पोर्ट एंड डिपेंडेंस ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम USA। ठीक, उसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और इंडिया में MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू मल्टीपल ग्रोथ इन क्रॉप प्रोडक्शन in third world countries based on use of modern inputs, technology, HYV seeds, farm mechanization, irrigation facilities। उसी तरह इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लीड करने का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन जी को। बिगैन होता 1965-66 में। बैकग्राउंड क्या था कि 1943 में वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा फूड क्राइसिस आया था वो इंडिया में आया था, जिसका नाम है इनफेमस बंगाल फेमाइन, जो भूखमरी जिसे बोलते हैं, वो बंगाल में आई थी, बंगाल प्रोविंस में, जिसमें करीब 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद 1947 से 67 तक क्या हुआ था कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके कंपैरिजन में एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुआ था, जिसके कारण हंगर और फूड क्राइसिस इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण इंडिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है पंजाब और हरियाणा में, और इनिशियली ये वीट और राइस के लिए रहता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स यानी तत्कालीन जो बेनिफिट चाहिए था वो था हंगर को दूर करना और फूड इंपोर्ट को खत्म या कम करना। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था या लॉन्ग टर्म डिमांड क्या थी कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ सफिशिएंसी हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए और साइंटिफिक स्टडी किया जाए। और बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, तो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के HYV सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि 2 से 3 गुना क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। इस सीड का वैरायटी होता है जो होता है डॉफ वैरायटी, यानी छोटे होते हैं ये। नीड मोर वाटर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, यानी कि इनकी डिमांड जो होती है वाटर फर्टिलाइज़र की ये सब ज़्यादा होती है। टेंडर और फ्रेजाइल होते हैं और डेंस कैनोपी होती है। इसमें इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्रेडिट का नीड होता है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को ये प्रमोट करता है। तो इंट्रोडक्शन हमने ये जो देखा ये आप देख सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन हमने ऊपर ही देखा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं इसके लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने की बात आई तो 1974 में, जिसमें ऑन फार्म डेवलपमेंट और ऑफ फार्म डेवलपमेंट लाया गया। ऑन फार्म डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि नहर बनाए गए, चैनल्स, प्लॉगिंग किया गया, लेवलिंग किया गया, ये सब किया गया ऑन फार्म डेवलपमेंट में।
ऑफ फार्म में क्या किया गया कि रोड बढ़ाया गया, कनेक्टिविटी लाया गया, मार्केटिंग किया गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिस कारण से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चर करने में। लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और नॉन फूड ग्रेन पे फोकस कम किया गया था इसमें। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहला फेज जो था वो 1965-66 से 1980 तक था। इसमें क्या था कि नीड इमीडिएट फूड सेल्फ सफिशिएंसी। क्रॉप जो है वो रीजन स्पेसिफिक था, यानी पंजाब हरियाणा में लगाए जा रहे थे। 1974 में कमांड एरिया प्रोग्राम आया था। फूड प्रोडक्शन जो है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा का इंक्रीज़ देखने को मिला, 3 गुना इंक्रीज़ देख सकते हैं आप। 1965 में जहाँ 33 मिलियन टन होता था क्रॉप प्रोडक्शन, वहीं बढ़ करके 1980 में 100 मिलियन टन हो गया, यानी करीब 3 गुना बढ़ गया था। सबसे ज़्यादा फोकस वीट पे किया गया था। अचीवमेंट था कि अब हम जो है वो नो बेगिंग बाउल हो गए थे, यानी सेल्फ सफिशिएंट। फेमाइन अब चेक हो जा रहा था, पॉवर्टी रिडक्शन कुछ हद तक हो रहा था। अब हम लोग पीडीएस पे या फिर राशन सिस्टम पे फोकस कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सरप्लस था। फेज़ 2 जो है वो 1980 से 1991 तक था, यानी कि प्री लिबरलाइजेशन पीरियड तक। ये 6th और 7th 5 ईयर प्लान में लाया गया था। मेनली अब हमारा फोकस पैडी पे था और टारगेट किया जा रहा था ईस्टर्न रीजन को, यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, असम, कोस्टल प्लेन ऑफ केजी बेसिन, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है आंध्र प्रदेश वाला, वो रीजन यहाँ पे टारगेट किया गया। और जो थर्ड फेज़ था उसमें पूरे इंडिया को टारगेट किया गया और ये पोस्ट लिबरलाइजेशन वाला पीरियड था, यानी 8, 9 और 10th 5 ईयर प्लान। इसमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। HYV सीड, कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेज, मिलेट्स को प्रमोट किया गया। इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिला, इसीलिए इसे पार्शियल सक्सेस बोला जाता है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इसमें लाया गया। इंटायर एग्रीकल्चर को टारगेट किया गया, इस कारण से इसे रेनबो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और 11th 5 ईयर प्लान में इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जैसा कुछ जोड़ा गया। आइए अब हम लोग देखते हैं चेंजेस इन व्हीट प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो 1964-65 में जहाँ करीब करीब 900 केजी पर हेक्टेयर व्हीट का प्रोडक्शन था, यहाँ पे देखिए, वहीं बढ़ करके करीब 2900 केजी पर हेक्टेयर हो गया 2008-9 में। वहीं पैडी का जहाँ 850 के करीब था, वो करीब करीब 2250 के करीब आ गया, 2200 के करीब आ गया। तो लगभग में आप याद रखिएगा, इतना एग्जैक्ट तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लगभग में याद रखिएगा कि 900 से 2900 हो गया, 850 से 2200 हो गया, इस तरह से आप याद रखिएगा। एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स इसका? तो एडवांटेज है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, इंपोर्ट कम हुआ, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, इनकम ऑफ फार्मर बढ़ा, कैपिटलाइजेशन हुआ, सरप्लस हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ा, रूरल एम्प्लॉयमेंट हुआ, हंगर का कमी हुआ। उसी तरह से डिसएडवांटेज क्या है? तो फोकस ओनली ऑन फूड क्रॉप्स, लिमिटेड कवरेज किया गया इसमें। इंटरपर्सनल और इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी आ गया, जैसे कि गरीब और अमीर के बीच में जो है चेंजेस ज़्यादा आ गया। पॉवर्टी मतलब कि बढ़ने लगा, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, वो बढ़ने लग गई। रीजनल डिस्पैरिटी आ गई कि पंजाब हरियाणा में तो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ, वहीं हमने जहाँ देखा कि थर्ड फेज़ में उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण जैसे बिहार और हरियाणा में हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है बिहार का। उसी तरह से इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इंक्रीज़ हुआ, इसलिए क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्रेडिट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। केमिकल्स का कंजम्पशन बढ़ा, वाटर कंजम्पशन बढ़ा, सॉइल पे इम्पैक्ट आने लगा, रूरल लैंडलेसनेस बढ़ने लगा, ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ क्योंकि मैकेनाइजेशन होने लगा एग्रीकल्चर का, पैट्रियार्की बढ़ने लगी, हेल्थ हैजार्ड आने लगा। तो इन सबको चेक करने के लिए फिर हम लोग सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिक पे और फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है। तो ये सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है जिसमें पॉपुलेशन बढ़ा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज जब होने लगा, और एग्रीकल्चर जो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल और हेल्थ क्राइसिस आने लग गया। तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो सेकंड वाला है वो अपनाया, जिसमें एम था कि प्रोडक्शन तो बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा ये, साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, रिक्लेमिंग करेंगे हम लोग लैंड जो डिग्रेड हो गया उसे और अनफर्टाइल लैंड को। इसके लिए लाया गया बेग्री, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, अंडर RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो 2010-11 के बजट में आई थी। इसमें फोकस किया गया सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन और बेग्री का कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और ईस्ट यूपी में इसे लाया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि वाटर पोटेंशियल को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2 इनिशिएटिव भी लिए गए, जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च,
जो इस्टेब्लिश किया गया वो किया गया हज़ारीबाग झारखंड में, और एग्रीकल्चर बायोटेक का स्थापना किया गया रांची में। उसी तरह नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग इस्टेब्लिश किया गया मोतिहारी बिहार में। ये सारा कुछ बेगरी के अंडर हो रहा था, यानी ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये हम लोग देखते हैं, इसका कुछ मेथड्स भी अपनाए गए ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स जो थे उसमें था प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, एसडीजी प्रैक्टिसेस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू किया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज रह गए, वो इश्यूज थे इंस्टीट्यूशनल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। इंस्टीट्यूशनल में जैसे पॉलिसी सही से नहीं बन पाई, लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में था कि इरिगेशन पोटेंशियल अभी भी कम है। उसी तरह से सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। टेक्नोलॉजी में जैसे कि एआई, ड्रोन, ऑर्गेनिक, ये सब का इस्तेमाल अभी भी नहीं हो पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएबिलिटी तो हम लोग जानते ही हैं। अब आइए हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, या फिर एलपीजी रिफॉर्म के बाद एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने डिटेल में एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एग्रीकल्चर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस नोट्स के सहायता से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव क्या क्या हुआ एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन या एलपीजी आने से। तो एलपीजी आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ, तो हम लोग देखते हैं। ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे ही सब सेक्शन करके एग्जाम में लिखिएगा कि क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट हुए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मार्केट, कंज्यूमर और फार्मर पे, इस तरह का आप सब कैटेगराइज करके लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था, तो मैकेनाइजेशन बढ़ा, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, जैसे हमने इरिगेशन डेवलपमेंट सीखा ईरान से, इसराइल से हमने टेक्नोलॉजी सीखी, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट हम लोग करने लगे। फोकस हमारा हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक और जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे ज़्यादा होने लगा। हमारा ई कॉमर्स बढ़ने लगा। जो इंटरनेशनल वेंचर्स थे जैसे वॉलमार्ट, कारफ्लोर, ये सब हम इंडिया में आने लग गए। ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा बढ़ने लग गया। फूड प्रोडक्शन के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग बढ़ने लग गई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लग गया। एपीएमसी इसके लिए आया, मार्केटिंग करने के लिए। फिर एपीएमसी जब देखा गया कि फेल होने लगा तो 2006 के बाद से फिर ई नैम को लाया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसी तरह से यूज़ ऑफ जीआई टैग होने लग गया, जीआई टैग मिलने लग गया। अब फोटोसैनिटरी इफेक्ट देखने, फाइटोसैनिटरी हमने इफेक्ट्स देखा एग्रीकल्चर का। सर्टिफिकेशन होने लग गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ने लग गई। एग्रीकल्चर में एआई का, बिग डेटा का, ड्रोन्स का इस्तेमाल धीरे धीरे अब हो रहा है। जैसे कि ड्रोन से हमारे स्टेट में सर्वे हो रहा है, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे स्टेट में बढ़ ही रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह से टीवी का यानी कि कृषि दर्शन चैनल का, ऐप्स का, उसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड जो 1998 में आया, इनका इस्तेमाल अब हम लोग बढ़ने लगा देखते हैं। उसी तरह से नेगेटिव क्या हुआ कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद एग्रीकल्चर में नेगेटिव क्या आया, तो पहला तो है कि सरकार का ध्यान ही हट गया एग्रीकल्चर से, और अब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और एग्रीकल्चर पे कम। उसी को अगर हम लोग सब पॉइंट्स में लिखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि सप्लाई चेन बिगड़ने लग गया, पॉलिटिक्स होने लग गया, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स आने लग गया, फार्मर का बेनिफिट कम हो गया, कंज्यूमर जो है वो डिपेंड हो गया फॉरेन प्रोडक्ट्स पे, ना कि इंडिया के प्रोडक्ट्स पे एग्रीकल्चरल। उसी तरह हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं, कंपटीशन होने लग गया ग्लोबली। डब्ल्यूटीओ जो है एग्रीकल्चर को डिक्टेट करने लग गई। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं सारा कुछ। अब यहाँ पे अगर महंगा लगता है तो हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं ग्लोबलाइजेशन होने के कारण। फर्टिलाइज़र का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था रूस यूक्रेन वॉर के कारण। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल प्राइस जो है वो इंडिया के प्राइस को इम्पैक्ट करने लग गई। जीएम का इशू आ गया, पेटेंटिंग का इशू आ गया, कॉस्ट ऑफ क्रॉप्स का इशू आ गया। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या होता है, तो इसका बैकग्राउंड है कि फूड सेफ्टी चाहिए थी हमें। फूड सिक्योरिटी तो हमें मिल गया ग्रीन रिवॉल्यूशन से, लेकिन अब चाहिए था फूड सेफ्टी, यानी कि जो हम लोग खा रहे हैं वो हेल्दी भी होना चाहिए। तो इसके लिए एक हम लोगों ने स्टेप लिया जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो क्रॉप आ रहे थे उसमें सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी थी फूड की, सेफ्टी नहीं थी, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल हो रहा था, इसीलिए हमने ऑर्गेनिक को अपनाया। तो अकॉर्डिंग टू FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम दैट प्रमोट्स एंड इन्हेंसेस एग्रीकल्चरल एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसी तरह FSSI का क्या कहना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या कहना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके कि एग्रीकल्चर सिस्टम
where agricultural production without use of synthetic external input like chemical fertilizer, pesticide, genetically modified crops etc. तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी आपको डेफिनेशन अच्छा लगता हो, FAO या FSSI का जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप उसे इस एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बेसिक 4 पिलर है जिस पे ये डिपेंड करता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर फ्यूचर। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? तो इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, लोकल रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र को रोका जाता है, लो वाटर कंजम्पशन होता है, सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ किया जाता है, फ्लोरा और फौना यानी माइक्रोडाइवर्सिटी जो है उसका ध्यान रखा जाता है, एनर्जी यूजेस कम होता है, एग्रोकेमिकल का यूज़ कम होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इससे बढ़ती है, सॉइल क्वालिटी कमज़ोर होने से बचता है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है और जीएम को इसमें प्रमोट नहीं किया जाता। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कि इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो रहा है। तो इंडिया जो है वो रैंक 1 है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स के बेसिस पे, कि सबसे ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो इंडिया के ही हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और एरिया वाइज देखा जाए तो 5th रैंक पे इंडिया आता है। 51% इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 2020-21 में, पहले की तुलना में लगभग 51% जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। सिक्किम जो है इंडिया का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू एंड कश्मीर प्रमोट कर रहे हैं एक्सटेंसिवली ऑर्गेनिक फार्मिंग को। लक्षद्वीप जो है वो ऑर्गेनिकली कोकोनट उगा रहा है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है वो ट्राइबल कल्चर के कारण ज़्यादातर ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं और केमिकल का वहाँ मिनिमम यूज़ है। ट्राइबल कल्चर में भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा होती है। उसी तरह से मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट आइटम इंडिया से जो है वो है फ्लेक्स सीड, सेसमम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब ऑर्गेनिक इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और जो मेजर इंडिया के कंज्यूमर्स हैं वो है US, UK, इटली, ये सब इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप 6-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऐसे आप चाहें तो बेनिफिट्स लिख सकते हैं पर आपको मार्क्स कम मिलेगा, और अगर आप ऐसा डायग्राम बना के लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो आइए हम लोग डायग्राम के बेसिस पर डिस्कस करते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है? तो पहला हेल्थ का बेनिफिट होगा कि डिजीज़ कम होगी, कस्टमर्स का चॉइस बढ़ेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, फार्मर को एक्सपोर्ट जो करेगा उसे, ब्रांडिंग जो करेगा उसे, इनकम सबका बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा कि डिजीज़ नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, कंट्री का इमेज नहीं खराब होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल होगा कि वही SDG गोल होगा, इंडिया का जो टारगेट है नेट ज़ीरो का 2070 तक, उसी तरह इंक्लूसिव हो जाएगा। ये सब है टारगेट्स। उसी तरह इशूज़ क्या है ऑर्गेनिक का? ऑर्गेनिक का इशू है श्रीलंका इफेक्ट, यानी हम लोग देखते हैं कि 2022 में जो श्रीलंका में रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट हुआ था वो ऑर्गेनिक के कारण ही हुआ था, कि ऑर्गेनिक क्रॉप को अचानक से श्रीलंका ने अपना लिया था, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई, जिससे कि फूड क्राइसिस आ गया था। तो वही है श्रीलंका इफेक्ट। तो अचानक से अगर हम ऑर्गेनिक को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वही फूड क्राइसिस आ जाएगा, इसीलिए हमें ये स्लोली एक्सेप्ट करना है। इशू क्या होगा ऑर्गेनिक से? कि शॉर्टेज ऑफ बायोमास होगा, सप्लाई घट जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, काउडंग उतना ज़्यादा है नहीं और उससे मीथेन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, टाइम टेकिंग होता है ऑर्गेनिक क्रॉप। इसका MRP कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आप कोई भी चीज़ बाज़ार में भी जाके देखिएगा कि जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र से उगाया जाता है उसका प्राइस कम होता है, ऑर्गेनिक वाला का ज़्यादा रहता है। तो ये सबके रीच में नहीं होगा आम आदमी के। उसी तरह से इसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं उतना ज़्यादा, स्पेशली स्टोरेज और एक्सपोर्ट का। उसी तरह फूड सिक्योरिटी का चैलेंज आ जाएगा कि प्रोडक्शन घट जाएगा। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है इसके लिए? तो परंपरागत कृषि विकास योजना सरकार चलाई रही है। उसी तरह से RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऑयल सीड और ऑयल पाम को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। FSSI जो है वो रेगुलेटिंग और ब्रांडिंग का काम कर रही है। PGS यानी कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लाया गया है। सॉरी। उसी तरह से नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लाया गया है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है 2018 में। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लाई गई है। उसी तरह से मिलेट्स का प्रमोशन किया जा रहा है। फ्रेंड्स अब आइए हम लोग देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो कि है फूड सिक्योरिटी। तो ये अगर हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं फूड सिक्योरिटी तो हमारा एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है बिहार के BPSC एग्ज़ाम का तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग एग्रीकल्चर को पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं।
तो लास्ट जो हमारा टॉपिक आज एग्रीकल्चर वाला वो है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि states that food security emerges when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe, nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। फूड सिक्योरिटी के 3 पिलर मेनली माने गए हैं और नीचे देखिए ये 4 पिलर है, तो आपको जो अच्छा लगता हो वो लिख सकते हैं आप, जैसे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, कि अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, यूटिलाइज अच्छे से हो सके यानी न्यूट्रिशन वैल्यू, और स्टेबिलिटी यानी कि हमेशा मिले, एक दिन नहीं। इसके लिए डेटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया का जो रैंक है वो बहुत कम है। उसी तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में इंडिया का 107 रैंक था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th है उसका डेटा है स्टंटिंग और वेस्टिंग का, ये हम लोग बाद में देखेंगे। उसी तरह से आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है स्टेट ड्यूटी टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये DPSP में लिखा हुआ है। उसी तरह से फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है 2013 में, जिसमें 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन और 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। बिहार जो है हमारा स्टेट वो पुअरेस्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। उसी तरह से वुमेन को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट देने की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोविजन लाने की ज़रूरत है, इसमें ग्रीवांस को रिड्रेस करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। ये फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अदर क्या ज़रूरी है, तो PDS देना चाहिए, मिड डे मील, अन्नपूर्णा स्कीम, ये सबको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इनडायरेक्ट वे में क्या करना चाहिए, तो मनरेगा को, PM स्वनिधि को, ये सबको एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है। और इनसिक्योरिटी क्यों आती है ट्राइबल एरिया में, अगर हम देखें फूड सिक्योरिटी में, तो उसका कारण है लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ट्राइबल एरिया में हिली टेरेन होने के कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है, बैकवर्डनेस ज़्यादा होता है, वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसी तरह से एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है। अर्बन एरिया में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि माइग्रेशन होता है, अफोर्डेबिलिटी कम होती है, एक्सेसिबिलिटी कम होती है, हाई अर्बनाइजेशन रेट होता है, स्लम्स होता है, फूड का वेस्टेज होता है, जो अमीर है वो फूड का वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ स्लम है वहाँ पे फूड का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। चिल्ड्रन और मदर में ज़्यादा डिमांड होता है फूड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। उसी तरह से फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आप जानते हैं राशन कार्ड में कितना करप्शन चलता है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है, इनएफिशिएंसी आती है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फैक्टर, यानी कि जो उनका ज़रूरत नहीं है उसमें जो अमीर हैं वो राशन कार्ड ले रहे हैं तो उनका इंक्लूजन हो जा रहा है, और जो एक्चुअल बेनिफिशरी होने चाहिए वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ राशन जो मिलता है राशन दुकान से, वो तो आप जानते ही हैं कि कैसा मिलता है PDS वाला। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैसा सही नहीं रहता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। उसी तरह से लो परचेजिंग पावर होता है पीपल के पास, इस कारण से फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। इसे इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, तो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करनी चाहिए, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना चाहिए BPLs का। उसी तरह से परचेजिंग पावर बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाना चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस किया जाना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम किया जाना चाहिए, और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। उसी तरह से वर्ल्ड में जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स चली हैं जिनका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, हमें उससे भी सीख लेने की ज़रूरत है। जैसे ब्राज़ील का एक प्रोग्राम है बोल्सा फैमिलिया, इसने बहुत हद तक ब्राज़ील में फूड सिक्योरिटी के इशू को एड्रेस किया है। वहीं चाइना ने पॉवर्टी को बहुत हद तक कम कर लिया है, तो हमें उनके जो स्कीम्स हैं उनसे भी सीख लेनी चाहिए। उसी तरह से NGOs का हेल्प लेना चाहिए, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम NGO है, उसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2020 का फूड सिक्योरिटी के चलते। अक्षय पात्रा जो NGO हमारे स्टेट में भी चल रहा है, उसे हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसे लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यूनिसेफ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें SDG को प्रमोट करना चाहिए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम लोग देखेंगे बाद में लेटेस्ट डेटा, उसमें ये मैंने अपने करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी दिया था आप लोगों को पढ़ने के लिए, और इसका नोट्स। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बिहार जो है हमारा स्टेट वो पुअरेस्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिन्हें हम अगर एड्रेस करते हैं तो हमारा फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग ये जो डेटा है ये है पार्ट, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड से, और आई होप
कि ये जो 40 पेज का नोट्स था उसमें से 20 पेज आज हमने डिस्कस कर लिया और 20 के पेज कल डिस्कस करके इसे हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कल हम लोग मिलते हैं। द पीसीएस स्टडीज़ में आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम लोग पूरा 17th बीपीएससी मेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज ये इकोनॉमिक्स का पहला क्लास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग और देखेंगे। द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।